Hello everyone, welcome back to my channel, The Psychbot. So today we have come up to the last part of our chapter learning. So let's just first have a quick recap of what all we did in the last video. That was transfer of learning, types of transfer and factors facilitating learning. So today our last topic is learning disabilities. Now what does the term disabilities means? Disabilities mainly होती है कोई भी फिज़िकल या फिर बिहेवियर इम्पेयरमेंट या प्रॉब्लम्स जो हमारे सेंसेस या मूवमेंट में हैम्पर करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ it's a very general term, and it mainly refers to a heterogeneous group of disorder manifested in terms of difficulty in the acquisition of learning, reading, writing, speaking, reasoning and mathematical activities. So ये जो problems होती हैं, these are mainly inherited from birth in a child, and it is presumed that these difficulties are originated from problem in the functioning of CNS. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ये सारी लर्निंग प्रॉब्लम्स, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम्स हैम्पर करती हैं. सो it may occur in conjunction with physical handicaps, sensory impairment, intellectual disability, or it may be without them. अब फिज़िकल हैंडीकैप्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हो भी सकती है लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन में, एंड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द impairment in their CNS. अगर ज़्यादा impairment है तो they may be suffering from these things also. So now we'll understand some very common symptoms of learning disabilities. So the first one is difficulty in writing letters, words and phrases, reading text and speaking. अब ऐसे जो बच्चे हैं इनको यूजुअली क्लासेस में नोटिस करना ईजी होता है, बिकॉज ये बच्चे जल्दी पैराज रीड नहीं कर पाते. इफ़ दे आर गिवन अ पर्टिकुलर पैरा टू रीड तो दे विल फेस प्रॉब्लम इन इट. वो लेटर्स नहीं समझ पाएंगे, सेंटेंसेस में ऊपर नीचे हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ वर्ड्स में. सो एंड बोलने में भी थोड़ा फंबल करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी. सो दीज आर वेरी कॉमन इन देम. Then the second symptom is learning disabled children have attention disorders. They easily get distracted and cannot sustain attention on one point for longer. अब अगर ऐसे बच्चे को हमने कोई राइटिंग वर्क दिया है या किसी पेपर में बिठाया है तो उनका ध्यान बहुत ईजिली भटक जाता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत पुअर होती है. इफ़ अ चाइल्ड इज़ राइटिंग समथिंग एंड उसके एक हाथ में इरेज़र है तो वो इरेज़र से खेलने लग जाएगा, या फिर अगर वो कहीं बैठ के पढ़ रहा है एंड सराउंडिंग में कहीं बेल बजी है तो उसका ध्यान उस साउंड की तरफ चला जाएगा उसी मोमेंट. तो उनके लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है. देन थर्डली, दे हैव पुअर स्पेस ओरिएंटेशन एंड इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम. इन बच्चों को रूट्स देखना या स्पेस ओरिएंटेशन बहुत पुअर होती है इन लोगों में. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ऐसा बच्चा फर्स्ट टाइम एक न्यू स्कूल में जाता है एंड अ टीचर सेज हिम कि बेटा ब्रिंग दिस फाइल फ्रॉम लाइब्रेरी और फ्रॉम पर्टिकुलर क्लास और लैब. सो ही may not be familiar from the roots of the school, and even after being in that school for a long time, even after 1 month भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है क्लासेस ढूंढने में, बिकॉज उन लोगों को जगह लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. लाइक वी लर्नड अबाउट माइंड मैपिंग इन इनिशियल वीडियोज़ कि हम एक पर्टिकुलर रूम का, एक पर्टिकुलर सेटअप का माइंड मैप कर लेते हैं, दैट वेयर आर द पर्टिकुलर थिंग्स. बट ऐसे बच्चे वो माइंड मैपिंग नहीं कर पाते हैं. So that's why they are poor in space orientation. Now the fourth symptom is poor motor coordination and poor manual dexterity. अब इन बच्चों की जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत वीक होती है. लाइक दे मे बी स्पीकिंग समथिंग और दे मे बी एक्सप्लेनिंग समथिंग, बट वो देख कहीं और रहे होंगे. और फॉर एग्जांपल जब हम टेंडर एज में बच्चों को सिखाते हैं दैट वेयर इज़ योर टंग और वेयर इज़ योर टच योर हेड, टच योर आइज़, तो वो
उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. इफ़ द मदर इज सेइंग देम टू टच देयर आईज, दे मे टच देयर हेड और दे मे स्टार्ट टचिंग देयर ईयर्स. सो दे हैव this problem in motor development. So the fifth symptom is that these children fail to understand and follow directions for doing things. अब इन बच्चों को oral directions देना ईजी नहीं होता है बिकॉज दे फेल इन अंडरस्टैंडिंग देम. अगर आप उनको बोलोगे कि वो बुक उठा के यहाँ ले आओ, सो दे वोंट अंडरस्टैंड. छोटे एज में उन बच्चों को वहाँ पे पकड़ के लेके जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट वी एक्चुअली वांट. बट वी नीड टू make them understand by giving them proper explanation. Oral directions are not easy for them, वो ठीक से समझ नहीं पाते. Then they fail to understand and learn body language. सो बहुत बार होता है कि हम अगर एक सामने कोई पर्सन खड़ा है, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लगती है, तो वी फील दैट पर्सन इज़ डेंजरस फॉर अस. तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. बट लर्निंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल में वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है. ही और शी मे नॉट बी एबल टू एनालाइज और नॉट बी एबल टू जज दैट विच पर्सन इज़ गुड फॉर अस और विच पर्सन इज़ बैड फॉर अस. वो बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझ पाते हैं वॉट द other person is actually trying to say or express or how that individual is. So that is very, very difficult for them. And the second last symptom is learning disabled children show perceptual disorders. अब इन बच्चों में perceptual disorders भी होते हैं. Like these may include visual, auditory, tactile, kinesthetic misperceptions. So they fail to differentiate a call bell from a ring of telephone. So ये उनमें auditory disorders भी हो सकते हैं. और even in touch they might not be able to differentiate between it. टच ऑफ स्मूथ, कोई अगर ब्लैंकेट बहुत फरी है एंड कोई एनिमल बहुत फरी है तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में. एंड एज वी सॉ द एग्जांपल, कॉल बेल या फ़ोन रिंग में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. Then mostly learning disabled children have dyslexia. Now dyslexia is a very common problem in learning disabled children. Most of the 70% बच्चों को dyslexia होता है if they are learning disabled. Now in dyslexia क्या होता है कि बच्चा जो है सिमिलर वर्ड्स को या लेटर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बी एंड डी, पी एंड क्यू, पी एंड 9. तो ये जो मिरर इमेजेस होते हैं, सिमिलर ऑपोजिट दिखने वाले इमेजेस जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, वो उनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. सो दे फेल टू ऑर्गेनाइज वर्बल मटेरियल. अब जब इन मिरर इमेजेस में जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं दो they make spelling errors, word errors, due to which they lose their marks there, and that leads to demotivation in them. So these are the very common symptoms that can be easily found in any learning disabled child. Now let us come across the application of learning principles. अभी तक हमने सारी theories पढ़ ली learning की, all that Bandura, Skinner, इवान पावलोव की, हमने सबकी थ्योरीज पढ़ ली. नाउ विल कम टू द एप्लीकेशन कि इन लर्निंग थ्योरीज को हम रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं. सो देयर आर मेनली 5 प्रिंसिपल्स फॉर इट, दैट आर implosive therapy, systematic desensitization, aversion therapy, assertive learning, and biofeedback. So now implosive therapy starts with the person imagining their most feared form of contact with the feared object, accompanied by vivid verbal description by the therapist. So implosive therapy में basically जो बहुत ही feared object होता है वो उनसे उनका contact लिया जाता है बच्चों से. For example, many children are scared of they see in many TV shows, they're scared of Joker or they're scared of some horror object. So अगर वो ऐसे किसी imaginary stuff से scared है तो वो चीज़ उनके सामने ले आई जाती है, that okay, this is not a scary stuff, you can play with it. So this is what is implosive therapy.
Now next is systematic desensitization. Now in systematic desensitization, it is mainly to reduce phobic patients from their anxiety responses, and this is done through काउंटर कंडीशनिंग. काउंटर कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन से एक इंडिविजुअल डरता है और ही हैज़ फोबिया फ्रॉम दैट सिचुएशन, सो उस सिचुएशन के अक्रॉस इंडिविजुअल को लाया जाता है. लाइक इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है, तो उन लोगों को लॉन्ग टावर्स पे ले जाया जाता है थेरेपिस्ट के साथ. वो उनको लेके जाते हैं लाइक रूफ टॉप पे या किसी भी रेलिंग पे, एंड दे कंसोल देम and see there is nothing wrong or there is nothing to be scared if you are standing on the top, or they are taken in flights. तो वहाँ पे उनका फिर उन्हें समझाया जाता है कि it's very normal to travel in flights, there is nothing to get scared from heights. सेकेंडली, बहुत लोगों को लिफ्ट में क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है. क्लॉस्ट्रोफोबिया इज समथिंग व्हेन यू आर स्केयर्ड फ्रॉम अ क्लोज एनवायरनमेंट, सो दे डोंट यूज़ लिफ्ट्स बिकॉज उन्हें लगता है लिफ्ट में इट्स ऑल क्लोज, सो देयर इज समथिंग. सो ऐसे पेशेंट्स को थेरेपिस्ट जो हैं उनको काउंटर कंडीशनिंग करते हैं, उनको लिफ्ट में ले जाके दे गिव देम टास्क दैट यू नीड टू. वैसा नहीं कि दे फर्स्ट डे पे ही दे लास्ट देम टेल आप 10th फ्लोर तक जाओ लिफ्ट से. नो, दे विल से दैट ओके यू ट्रैवल टिल फर्स्ट फ्लोर देन 4th फ्लोर, ऐसे करके दे ट्रेन देम दैट दे कैन गो इन द लिफ्ट एंड वहाँ पर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होगा उन्हें. Then the second is aversive therapy. Now in aversive therapy, the therapist arranges in such a way that occurrence of maladjustive habits generates painful experiences, and to avoid them, client learn to give them F. अब इस थेरेपी में क्या होता है कि थेरेपिस्ट जो हैं पेनफुल रिएक्शंस रखते हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस रखते हैं एक इंडिविजुअल की मैल अडैप्टिव बिहेवियर छुड़वाने के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ ड्रिंकिंग हैबिट, तो आफ्टर ड्रिंकिंग लाइक टू मच ही माइट सफ़र फ्रॉम वॉमिटिंग और स्टमक पेन और हेडेक्स. सो वॉमिटिंग, स्टमक पेन्स और हेडेक्स जो है वो उसके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाएगा, विल नॉट फील गुड इन इट. तो आफ्टर दैट पेनफुल एक्सपीरियंस ही विल ट्राई टू क्विट दैट पर्टिकुलर मैलअडैप्टिव बिहेवियर. या फिर बहुत बार होता है दैट थेरेपिस्ट गिव शॉक थेरेपीज टू द पेशेंट्स for any particular maladaptive behavior, be it drinking or smoking. So shock therapies can be really painful. So from उस shock therapy से बचने के लिए, to avoid that shock therapy, they will try to quit their maladaptive behavior. So this is how aversion therapy works. Then comes assertive learning. In assertive learning, person suffering from excessive shyness and having difficulty in interpersonal interaction are subject to assertive learning. इस learning में क्या होता है कि जैसे अगर कोई इंडिविजुअल शाय है, ही इज़ स्केयर्ड ऑफ गोइंग इन पब्लिक और इन प्लेस जहाँ बहुत सारे लोग हों, सोशल गैदरिंग हो, तो ऐसे लोगों को सोशल इंटरेक्शंस कराया जाता है ताकि उनका ये फोबिया कम हो जाए. उन्हें गैदरिंग्स पार्टीज़ में लेके जाते हैं जहाँ पे दे आर मैनी पीपल और देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड ऑफ पब्लिक, so that वहाँ पे they get a chance to interact with people, talk to them, and that particular shyness of them gets reduced so that they can be interactive, which would further help them to improve their personality, and it would give a grace and skill in their personality. So the last application is biofeedback. नाउ बायोफीडबैक में क्या होता है कि इसमें साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो एक इंडिविजुअल की बॉडीली चेंजेस के बारे में उनको अवेयर करते हैं. लाइक बायोलॉजिकली उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है ड्यू टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस और टेंशन. सो लाइक इफ़ देयर इज एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट चेंजेस और obesity or weight loss, so they tell the patients about it so that patients can work over it. And it is mainly a treatment to the person who lose mental peace with accelerated rate of breathing, loss of appetite or rise in blood pressure. So इससे उनका biological ये changes को भी control किया जाता है, and
जो स्लाइटली उनको प्रोवोकेशन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से, किसी भी छोटी चीज़ से इरिटेट होके उनके बायोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी एक्सेलरेट हो जाते हैं, बहुत डिक्रीज जाते हैं, तो वो चीज़ कंट्रोल में लाई जाती है फ्रॉम बायोफीडबैक. So with this we end with the chapter learning. Now we'll have a small summary of the whole chapter. What all we learned in this. Like in the first video, we came across the nature of learning and types of learning, that was classical conditioning and operant conditioning. Then in the second video, we understood the concept of operant conditioning, which was also known as instrumental conditioning, एंड विच वॉज गिवन बाय B.F. स्किनर. फिर स्किनर ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स की थी रैट पे, हमने वो पढ़ी कि कैसे उसने रैट पे एक्सपेरिमेंट की थी, एंड वी केम अक्रॉस द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. देन इन द थर्ड वीडियो we covered observational learning, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग. एंड कॉग्निटिव लर्निंग के पार्ट्स भी फिर हमने किए थे, दैट वाज लेटेंट लर्निंग and inside learning. Then in the fourth video we covered verbal learning and the various methods and determinants of verbal learning. जो methods थे उसके paired association, serial learning and free recall, and there was various determinants too. Then in the fifth video we came across transfer of learning, and we also studied about the types of transfer, that was general transfer and specific transfer, and we came across the factors facilitating learning, that was basically continuous versus partial learning, motivation and preparedness for learning. And in the last video, that was today, we covered the last topic, that was learning disabilities. What is actually learning disabilities and what are the common symptoms that we can find in learning disabled children, and हम जितनी भी अभी तक हमने theories पढ़ी है उनका application कैसे होता है real life में, we came across it. So I hope it would help you to clear the basic concept of learning. Thank you so much for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. And in the next video we will be coming up with the chapter personality.